हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग सही होंगे और अपने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन का। चलिए बिना किसी देरी के भैया स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है कहलाता है। तो ये लागत की अवधारणा जो होती है उसका मानना ये है कि स्थायी संपत्तियों को उनकी मूल लागत पर दिखाया जाना चाहिए। इसका लाभ से कोई मतलब नहीं है। दूसरा है वसूली। तो वसूली का मतलब ये है कहना कि जब तक आप इस बात के लिए श्योर ना हो जाए कि ये आपकी इनकम हो गई तब तक आप उसे इनकम ना माने। जब तक वो आपको श्योर ना हो जाए कि ये इनकम हमारी हो चुकी है। तो इससे भी कोई मतलब नहीं। प्रकटीकरण मतलब प्रकटन का मतलब होता फुल डिस्क्लोजर, कि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना चाहे फुटनोट के रूप में दिखानी चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना नहीं चाहिए। तो ये भी नहीं आती। अब बात आती है मिलान की अवधारणा। तो मिलान की अवधारणा ये लाभ हानि खाते से संबंधित है, क्योंकि लाभ हानि खाता जो तैयार किया जाता है वो मिलान की अवधारणा के आधार पर ही तैयार किया जाता है। यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है लाभ का निर्धारण करने के लिए। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि एक वर्ष के लेखे चाहे वो अर्जित हो या आउटस्टैंडिंग हो, उनका भुगतान हुआ हो या ना हुआ हो, कोई आय कमाली हो चाहे प्राप्त हुई हो या ना प्राप्त हुई हो, उसे उसी साल दिखाना चाहिए जिस साल से वह संबंधित है। क्योंकि आपको उचित लाभ तभी पता चलेगा, अदरवाइज आपको उचित लाभ नहीं पता चलेगा। तो ये कौन सी अवधारणा हो गई भैया? मिलान की अवधारणा। आपका आंसर सी सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मूल लेखांकन समीकरण आधारित है। तो मूल लेखांकन समीकरण जिसे आप आर्थिक चिट्ठे की समीकरण भी कहते हैं, इसका संबंध द्विपहलू अवधारणा से है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि जब सहायक बहिया रखी जाती है तब ग्राहकों की विशिष्ट छूट की प्रविष्टि की जाती है। तो जब सहायक बहिया रखी जाती है तो भैया इसके लिए हम क्या करते हैं, जो विशिष्ट छूट होती है उसका लेखा नकद बही में किया जाता है। ठीक, आगे देखिए, पासबुक एक ग्राहक के खाते का विवरण है। डेफिनेट सी बात है, पासबुक जो होती है वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपने पढ़ा है। पासबुक को हम
बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, जो बैंक द्वारा तैयार की जाती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी लेन देन की खतौनी का अर्थ उस लेन देन को क्या करते हैं भैया? किन्हीं दो खाते में लिखना, संबंधित खाते के डेबिट पक्ष में लिखना, संबंधित खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखना नहीं, बल्कि संबंधित दो खातों के उचित पक्ष में लिखना इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। आगे देखिए, आंतरिक अंकेक्षण है। आंतरिक अंकेक्षण है तो आंतरिक अंकेक्षण एक उपदेशक है भैया, मतलब ये एक्टिविटी है भैया। क्या है? इंस्ट्रक्शन है। ए, प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि को अपनाया जा सकता है। प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि को लेनदार और देनदार दोनों के लिए अपनाया जा सकता है। असल में प्रत्यक्ष पुष्टिकरण और विधि जो है लेनदारों व देनदारों के लिए, दोनों के लिए, दोनों के संबंध में अपनाई जाती है। ग्राहकों से देय राशि की प्रत्यक्ष पुष्टि यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि ग्राहक मौजूद है। ठीक है? हाँ भैया। आगे बात करते हैं प्रबंध अंकेक्षण की। तो प्रबंध अंकेक्षण जो है वो आपका प्रबंध द्वारा संचालन तथा क्रियाकलापों का समय समय पर किया जाने वाला आत्म मूल्यांकन होता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की गणना उनके पुस्तकीय मूल्य पर की जाती है, बुक वैल्यू पर की जाती है। स्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन का सामान्य स्वीकृत आधार ह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्रय पुस्तक को क्या अभिलेख करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्रय पुस्तक में सिर्फ समस्त उधार क्रय का लेखा किया जाता है। जो माल के उधार की क्रय की राशि होती है केवल उसको ही लिखा जाता है। देखिए भैया, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है? तो ये खाता बही आधार, तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है। आगे बात करते हैं, रोजनामचा से खाता बही तैयार होती है और खाता बही से तलपट तैयार होता है, और तलपट से जो है अंतिम खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्रम है इसका। अगला क्वेश्चन है, राम से 5,000 रुपये प्राप्त किए किंतु उसके खाते में 50,000 रुपये जमा किए गए, तो ये एरर ऑफ कमीशन हो गई। तो भूल की भी सैद्धांतिक या पूरक नहीं, बल्कि इनमें से कोई नहीं होगा। 14 का डी हो जाएगा। समायोजन में दिया गया लेखांकन वर्ष के दौरान व्यापारी द्वारा 5,000 रुपये का माल नमूने के रूप में मुफ्त वितरित किया जाए, तो इसका लेखा व्यापार खाते और लाभानी खाते दोनों में किया जाता है। व्यापार में तो ये क्रय में से कम हो जाएगा
और लाभ हानि खाते के डेबिट में एक व्यय के रूप में, एक प्रत्यक्ष रूप व्यय के रूप में दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 1 जनवरी को 30,000 रुपये के दायित्व और 13,000 रुपये की 30,000 रुपये की संपत्ति, 13,000 रुपये के दायित्व। 31 दिसंबर को पूंजी 16,500 है। ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। स्वामी द्वारा वर्ष में आहरण 40,000 रुपये है। 1 जनवरी को पूंजी, तो ये 1 जनवरी की पूंजी की बात कर रहे हैं। तो 1 जनवरी के दायित्वों में से, 1 जनवरी की संपत्तियों में से 1 जनवरी की दायित्व घटा दो, तो 17,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि शुद्ध हानि है 5,000 रुपये और सामान्य व्यय है 14,500, तो सकल लाभ क्या होगा? तो सकल लाभ में से अगर हम अप्रत्यक्ष व्यय को घटा देते हैं तो सकल लाभ शुद्ध लाभ में बदल जाता है। यहां पर शुद्ध हानि दी है, तो हम क्या करेंगे, जो सामान्य व्यय है उसमें से शुद्ध हानि माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो 9,500 रुपये यह राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ये कह रहे वर्क्स मैनेजर को कमीशन देने के बाद बचे हुए लाभ का 10% कमीशन जनरल मैनेजर को मिलता है। जनरल मैनेजर को कमीशन के बाद बचे हुए लाभ का 5% कमीशन वर्क्स मैनेजर को मिलता है। तो कोई भी कमीशन दिए जाने से पूर्व जो लाभ है वो 7,000 का है। वर्क्स मैनेजर का कमीशन कितना होगा? तो देखिए 7,000 गुणा 5/115, 5/115, क्योंकि अभी कोई भी कमीशन नहीं घटा, ना 10% ना 5%, तो 15% करेंगे तो ये लगभग पॉइंटों में आएगा 304 रुपये के लमसम आपका आंसर आएगा। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी चल संपत्ति नहीं है? क्रय चल संपत्ति नहीं है। किराया क्रय पद्धति में क्रेता के स्वामित्व कब प्राप्त होता है? तो अंतिम किस्त का भुगतान करने के बाद क्रेता को स्वामित्व मिलता है। दिवालिया लेखों में लेनदारों के विवरण की जाने वाली राशि के लिए क्या बनाया जाता? तो स्थिति विवरण खाता बनाया जाता है। इसे हम स्थिति विवरण पत्र कहते हैं। स्थिति विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शुद्ध लाभ की गणना कर दी है। तो शुद्ध लाभ जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने के बाद जो आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट कहलाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या
33 है, 33 बी राइट आंसर हो जाएगा। लेखा परीक्षा का वर्ण विषय कंपनी अधिनियम की निम्न धारा में किया गया है। तो देखिएगा, ये जो धाराएं है ये कंपनी अधिनियम 1956 की धारा है, जो कि 227 लेखा परीक्षा का वर्ण विषय कंपनी से संबंधित है, जबकि कंपनी अधिनियम 2013 का जो है वो धारा 143 के अंतर्गत आता है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 50,000 रुपये नगद, 50,000 रुपये का माल और 1 लाख रुपए स्थायी संपत्ति लगाता है तो उसका कुल 2 लाख रुपए की पूंजी हो जाएगी। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए, ऐसी परंपरा है रूढ़िवादी। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, लेखांकन मानक 6 जो ह्रास से संबंधित है, लेखा मानक 6 जो ह्रास से संबंधित है का प्रयोग प्रस्तुत किया गया है निम्न के लिए। तो किसी माननीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ये ए सही हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुद्ध आय की गणना केग के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत प्रमाणित की जाती है? शुद्ध आय की गणना तो ये 279 के अंतर्गत आती है। आंतरिक अंकेक्षक सहायक होता है, तो आंतरिक अंकेक्षक जो गहन जांच होती है, गहन जांच में सहायक होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अंकेक्षक अपनी नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में कंपनी पंजीयन को कितने दिन में लिखित सूचना देगा? तो यहाँ पर बात आती है कि कितने समय में। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसार एक कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में कंपनी पंजीयन को सभा के 15 दिन के भीतर लिखित सूचना दे जानी चाहिए। और अगर बात करें कंपनी अधिनियम 1956 की, तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224 के अनुसार यह समय सीमा 30 दिन की थी। यानी कि अगर पुराने कंपनी अधिनियम की बात करते हैं तो ये समय सीमा 30 दिन थी, और अगर हम बात करते हैं कंपनी अधिनियम 2013 की तो इसकी समय सीमा 15 है। तो डेफिनेट सी बात है, इस समय जो चल रहा है
वो कंपनी अधिनियम 2013 की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर 56 की बात होगी तो साफ साफ लिखा होगा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224 के अनुसार। यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए 2013 अप्लाई किया जाएगा। ठीक है भैया, आगे। किस शाखा के समस्त व्ययों का भुगतान प्रधान कार्यालय करता है? तो आश्रित शाखाओं का जो है वो प्रधान कार्यालय करता है। अगला क्वेश्चन है, विभागीय लेखों में डूबत क्रय के किस आधार पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये डूबत क्रय नहीं है, ये डूबत ऋण होगा। डूबत ऋण जो है वो विक्रय के अनुपात में, यानी ए राइट आंसर होगा। भारत में प्राप्त या प्राप्त हुई आय प्राप्त समझे जाने वाली आय सभी करदाताओं के लिए कर योग्य होती है। एक व्यक्ति किसी गत वर्ष में निवासी है तो अगले गत वर्ष में होगा, तो एक व्यक्ति किसी गत वर्ष में निवासी है तो अगले गत वर्ष में उसकी स्थिति ए साधारण निवासी भी हो सकती है, ए निवासी भी हो सकती है और निवासी भी हो सकती है। इसलिए इसमें से कोई सही नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि तीनों ही हो सकती है। आगे, बिना बिके हुए माल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसा माल जो बिकने से रह जाता है उसे स्टॉक कहते हैं। 35 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नए उत्पाद के बाजार में प्रवेश हेतु किए गए विज्ञापन भी समझे जाते हैं। तो जो नए उत्पाद के बाजार में प्रवेश हेतु किए गए विज्ञापन भी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? ये हो जाएगा आपका 36 का सी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि स्थगित आयगत व्यय कहलाते हैं। एक प्रकाशक द्वारा कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च पूंजीगत खर्च कहलाएगा। भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा। द्वि पहलू अवधारणा के आधार पर लेन देन को अभिलेखित करने की प्रणाली को कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विभागीय अध्यक्षों के कार्यालय के लेखों की आंतरिक जांच की जाती है। तो भैया निदेशक निरीक्षण विभाग द्वारा, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज्य द्वारा, या दोनों के द्वारा? तो ये भैया निदेशक निरीक्षण विभाग द्वारा की जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा।
असल में ये लेखा वित्तीय नियम सामान्य वित्तीय नियम के नियम 41 के अनुसार जो है अपने आंतरिक जांच द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में आंतरिक जांच परीक्षा करने की व्यवस्था जो है वो करना निदेशक मंडल का कार्य है। तो निदेशक विभाग जो है उसके द्वारा ये काम किया जाता है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय नियम 41 के अनुसार आंतरिक जांच में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर निरीक्षण विभाग द्वारा इसकी सूचना किसे भेजी जाती है? तो ये ए हो जाएगा, संबंधित प्रशासनिक विभाग को। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय नियम तथा लेखा नियम में वित्तीय औचित्य के स्तर के संबंध में कौन सा नियम है? तो ये नियम 10 है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 11 में व्याप्त व्यय के नियंत्रण हेतु अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह चालू वर्ष एवं आगामी वित्तीय वर्ष हेतु दायित्वों की सूचना अपनी अधीनस्थ अधिकारियों से प्रपत्र में मासिक देयता विवरण प्राप्त करें। तो ये आपका प्रपत्र GS 27 यानी कि ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 43 का ए। आगे देखिए, क्रय की राशि क्या होगी? यह असल में क्वेश्चन गलत दे रखा है। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे भैया, क्रय की राशि निकालने के लिए हमने विक्रय की राशि दे रखी है। विक्रय माल की लागत 80,000, विक्रय की लागत में से क्रय की लागत और प्रारंभिक रहतिया घटा दे, ठीक, और क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दे तो क्रय की राशि आ जाएगी। तो क्रय के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा, क्रय बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अंतिम रहतिया माइनस प्रारंभिक रहतिया। तो 80,000 में 8,000 प्लस करेंगे और 10,000 माइनस करेंगे। तो इस तरह से 78,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दे नहीं रखा है, आप खुद कर लेना इसको। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम के किस नियम के तहत ऐसे सरकारी कर्मचारी जो व्यक्ति जिम्मेदार माना जाएगा जिसने स्वयं कोई कपट कर लिखा है? कोई कपट सरकार को हानि पहुंचाने या उन्हें कर्मचारी द्वारा किए गए ऐसे कपट का उसे ज्ञान होने पर भी उसने लापरवाही बरती है, तो इसके लिए जो है भैया वो स्वयं दोषी होता है। और ये नियम लेखा वित्तीय नियम 22 में दिया गया है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है,
सुभाष ने 1 जनवरी 1998 को 500 रुपये एक बचत खाते खोला। कब खोला भैया? 11 जनवरी को खोला है। ठीक, उसके बाद 17 जनवरी और 16 फरवरी 20 फरवरी 3 डेट में उसने 2,200 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये जमा कर दिए। ठीक, कितने किए? 200 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये। अट्ठाईस जनवरी 27 फरवरी को क्रमशः 100 रुपये, 200 रुपये निकाले। प्रत्येक माह की 10 तारीख व माह के अंतिम दिवस पर न्यूनतम अवशेष उस माह का ब्याज देय है, तब 5% की दर से मार्च 1998 के उपरांत में बकाया होगा। देखिए, 500 रुपये से बचत खाता खोला। ठीक, और 200 रुपये जमा कर दिए तो कितने हो गए? 700। 100 रुपये आपने जनवरी में निकाल लिए तो कितने बचे? 600। तो फरवरी का जो मूल वेतन होगा वो 600 रुपये होगा। ठीक, उसी तरह से हम बात करते हैं मार्च की। तो मार्च में देखेंगे भाई, फरवरी में 600 थे, 200 रुपये उसने और जमा कर दिए तो कितने हो गए? 800, और 200 रुपये विड्रॉल कर लिए तो 600 रुपये बचे। सॉरी, मार्च में जो था 600 तो पहले से ही थे। सॉरी, मैं जनवरी को फरवरी पढ़ गया। जनवरी में 600, फरवरी में 600। जनवरी का तो मूलधन 0 हो जाएगा, लेकिन जो फरवरी का है वहां से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि ब्याज जो होता है वो 10 तारीख के बाद की जमा पर दिया जाता है। ठीक, तो यहां पर पहले 600 रुपये का बैलेंस था, फिर 200 रुपये और जमा कर दिए, तो 200 प्लस 200 प्लस 500 कितने हो गए? 900 रुपये। और
ये 900 रुपये आ जाएंगे। फिर उसके बाद कुल मूलधन की बात करते हैं तो कुल मूलधन जो हो जाएगा वो आपका 1500 हो जाएगा। जनवरी का कुछ नहीं, फरवरी का 600, मार्च का 900, तो कुल मिलाकर 1500। 1500 का 5% एक महीने का ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लगभग 6.25 के करीब आ जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं 3 व्यक्ति जो है 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर साइकिल पर 48, 60 और 72 मिनट की चाल से चलते हैं। पुनः वे कितने तीन व्यक्ति 480 मीटर की परिधि को 48, 60 और 72 मिनट प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं। ठीक है भैया, वे पुनः कितने समय बाद मिलेंगे? तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये x मिनट बाद मिलेंगे। तो x मिनट में चली गई दूरी जो 48 घंटा प्रति मिनट की दर से चलता है तो वो 48x, जो 60 की दर से चलता है वो 60x, और जो 40 की 40x, जो 45 60 की वो 60x, जो 72 की वो 72। ठीक, तो ये आपका जो रेशियो निकल करके आएगा 48/480, 60/480, 72/480, सब में x लगा दे। ठीक, आगे जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x/10, x/8, 3x/30, 20। तो आगे बात करते हैं x/10, x/10, x 3x/20। अब चक्करों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो चक्कर लगाए 40 मिनट को 12 में बांट देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, जिसका एलसीएम 40 आएगा, और फिर दोबारा से 40 मिनट बाद मिलने, जब क्रमशः 4, 5, 6 चक्कर पूरे, तो भैया आपका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, आगे देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन परिमेय संख्या है? परिमेय यानी कि जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या हमारी जो है 3√3 जो है ये एक परिमेय संख्या है, बाकी जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। 48 का ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं एक स्कूल में 391 लड़कों और 323 लड़कियों की अधिकतम संभव समाप्त कक्षाओं की अधिकतम संभव समाप्त कक्षाओं को घटाया ताकि छात्रों की कक्षाओं की संख्या कक्षाओं की संख्याओं के समान हो। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, हम देखते हैं कि 391 का में से क्या है और 323 का में से है। ठीक है, तो इसके लिए जब हम करेंगे 391 की गुणा, ठीक है, 391 को अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा भैया, 391 को अगर हम 17 से डिवाइड करें तो ये हमारा 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23 आएगा 17 से डिवाइड करने पर, और 323 को 17 से डिवाइड करने पर 49 आएगा। ठीक, अब 23 गुणा 23 तो 391 का हो जाएगा, और 323 का 17 गुणा 19 हो जाएगा। तो प्रत्येक कक्षा में छात्र की संख्या 23 और प्रत्येक छात्रा में लड़कियों की संख्या, छात्रों की संख्या 17 गुणा 19, तो 17 कॉमन हो गया। ठीक, और 19 और 23, ये 23 तो लड़कों की संख्या को दर्शा रहा और 19 लड़कियों की संख्या को दर्शा रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 17 और 23 और 19 सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। ये कह रहे हैं 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x की पावर x प्लस वाई बराबर 81, अगर 81 को गुणनखंड बनाए 3 के भागों में बांटे तो 3 की पावर 4 कर दे, तो 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 3 की पावर x प्लस z बराबर 4। ठीक, जब हम x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 4। अब इसी तरह से इसमें x की पावर x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, तो अब बनाएंगे भैया, तो इसको जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 x माइनस वाई बराबर 3। अब 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 4y बराबर 1 आ जाएगा। यह समीकरण 2 हो जाएगी। जब समीकरण 2 और 1 को हल करेंगे तो ये आएगा आपका 17/x और 17/,
8 और y बराबर जो आएगा 15/8 आएगा, यानी कि आपका 91 टोटल 91 का है सही टोटल है। ठीक है, क्या है भैया? 50 का ए। आगे बात करते हैं 91 पर। यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ में भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो भुजाओं की संख्या की बात कर रहे हैं, तो भुजाओं की संख्या जो होती है 2n-4 समकोण बराबर 4 गुणा 5, तो 2x माइनस 4 बराबर 20, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 24। देखो भैया, ये आ जाएगा 2n-4 बराबर 20, 2n बराबर 24, n बराबर 12 आ जाएगा। ये ए रही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं कि अगर इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अप्लाई इज 5 टाइम्स, यानी कि अगर एक एंगल को 5 बार अप्लाई किया जाए तो 5 सेंटीमीटर का एक आयताकार टैंक जिसका माप 25 गुणा 18 सेंटीमीटर है, इसमें 3 सेंटीमीटर गहरा पानी है। टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि घन पानी से ठीक ढक जाए, यानी पानी जो है टंकी के ऊपर पहुंच जाए? तो इसके लिए देखिएगा क्या करेंगे भैया, इसमें हम क्या करेंगे भैया, इसमें घन की बात चल रही है, तो घन की जो कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर उठाना। कितना उठाना है? 5 सेंटीमीटर भुजा का घन है, 5 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भैया, घन बराबर घन की ऊंचाई कितनी है वो देखेंगे, यानी 5 - 3 बचे तो कितना हो गया? ठीक, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो भैया टंकी में 2 सेंटीमीटर पानी उठाने का आयतन, ठीक, और तो ये हो जाएगा 25 गुणा 18 गुणा 2 बराबर 900 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। और आंतरिक का निकालेंगे, आंतरिक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, आंतरिक त्रिज्या का निकालने के लिए तो टंकी में 2 सेंटीमीटर पानी उतारने का आयतन हो जाएगा 25 गुणा 18 गुणा 2 बराबर 900। फिर घन का आयतन निकालेंगे, 5 सेंटीमीटर है, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा है भैया अगली स्टेप होगी हमारी कि इससे कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ या फ़ायदा, तो ये देखेंगे यहाँ पर कि पानी की टंकी में कितना पानी डालें कि टंकी उठ जाए। तो आयतन हमारा आया कितना 900, और भैया कितना हमारा अप्रूव्ड है, तो अप्रूव्ड के लिए हमें निकालना है, तो ये 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो उसका 25 हो जाएगा भैया। ठीक, आगे देखेंगे 125 में से 900 में से 125 घटा देंगे तो 775, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 52 पे आप पहुँचे हम अभी
बड़े स्लो चल रहा है भाई। चलिए अच्छा, ये कह रहे हैं किसी गोले तथा अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गोले का जो अनुपात होता है, संपूर्ण अनुपात जो होता है, उसका फार्मूला क्या होता है भैया? 4πr³ होता है। ठीक है, 4πr³ होता है। और जबकि अर्धगोले का जो होता है 3πr² होता है। तो 3 से 4, ये पाई से पाई कट जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा 53 की बात कर रहे हैं तो ये 4:3 आ जाएगा। 4:3। ठीक, आगे देखिए, कह रहे हैं एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में लगा समय कितना होगा? तो देखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे थे टंकी भरने की, तो चारों नलों द्वारा 1 घंटे में जो भरा जाएगा वो 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, चारों को प्लस कर लेंगे। चारों को प्लस करके आएगा हमारा 4/6 या 2/3। चारों नल 2/3 भाग को जो है कितने समय में भरेंगे? 60 मिनट में। तो चारों नल 1/2 मिनट भाग को कितने में भरेंगे? 45 में। तब एक नल 1/2 टंकी को भरेगा 3 घंटे में। कितने में भरेगा भैया? 3 घंटे में भरेगा। क्लियर है? तो कुल समय जो लगेगा कितना लगेगा? 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है भैया। तो 3 घंटे 45 मिनट, ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु एक वस्तु को 480 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु कितने में बेचनी चाहिए भैया? तो देखिए, कह रहे वस्तु का क्रय मूल्य 480 गुणा 100/100 माइनस 80 कर देंगे तो 600 रुपये आ जाएगा। अभी कह रहा है 30% का लाभ कमाने के लिए, तो 600 रुपये का 30% 180, 600 में 180 जोड़ दो तो 780 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 55 का CD। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, moonstar.com वेबसाइट किसका एक उदाहरण है? तो moonsite.com जो है वो एक, moonstar.com जो है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C का एक उदाहरण, एक इंटरनेट नेटवर्क जो आप सॉफ्टवेयर में एक इंटरनेटवर्क जो सॉफ्टवेयर में एक ही नेटवर्क वाले उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे डिस्क से कनेक्ट करने के और फाइलों का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। क्या है भैया ये? 57। तो ये है P2P। P2P। असल में P2P है क्या चीज भैया? P2P पर साझा की गई जानकारी को संग्रहित करने वाला कोई केंद्रीकृत सर्वर नहीं होता, बल्कि प्रत्येक कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर दोनों
के रूप में कार्य करता है। ठीक है। P2P एक इंटरनेट नेटवर्क है भैया, जो सॉफ्टवेयर में एक ही नेटवर्क वाले उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे की हार्ड डिस्क की को कनेक्ट करने और फाइलों का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। ठीक है। अगला देखिए, यह है एक प्रोटोकॉल है जो फाइलों की को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। तो ये आपका बी हो जाएगा, FTTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे देखिए, इट इज़ ए प्रोटोकॉल। अच्छा, ये तो हो गया। एक दस्तावेज जो आमतौर पर सादे पाठ में लिखा है, जिसमें HTML के स्वरूप निर्देश शामिल होते हैं। तो भैया एक ऐसा दस्तावेज जो कि आमतौर पर सादे पाठ में लिखा होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? वेब पेज कहते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। पेयर टू पेयर P2P किया जाता है कि व्याख्या करने के लिए भी भरोसा P2P जो है भैया, वो एक पीर टू पीर जो है वो C2C है। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। ये कह रहा है एक ऑनलाइन नीलामी साइट है जो व्यक्तियों के बीच निजी स्वामित्व वाली वस्तुओं को व्यापार करने की सुविधा प्रदान करती है। तो ये 61 का ए हो जाएगा। अगला देखिए, एक वेबसाइट का पहला पेज है। वेबसाइट का पहला पेज जो होता है वो होम पेज होता है। आगे देखिए, द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेब साइट इज, तो होम पेज हो गया भैया। आगे देखते हैं, व्यक्ति को केवल मुख्य शब्द टाइप करने की अनुमति देता है और साइट अपने आप आ जाएगी। तो ये है भैया आपका डोमेन। गूगल सबसे लोकप्रिय ऐसे एक है, गूगल सबसे लोकप्रिय में से एक है। तो गूगल जो है किसमें लोकप्रिय है भैया? सर्च इंजन है। क्या ये सर्च इंजन है? आगे देखिए, 65वां है, एक वेबसाइट में एक एकीकृत तरीके से विधि स्रोतों से जानकारी प्रस्तुत करता है। तो ये ए और बी दोनों सही है। ठीक है। ये आपके पूरे 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर आपके लिए अगला टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए। अल्लाह हाफिज। जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक यू। फिर मिलते हैं।